हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फर्मेट के सिद्धांत का उपयोग कर गोलीय अवतल दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सूत्र स्थापित करें। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु स्रोत ए लें तथा अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए एक प्रकाश की किरण AP लें जो परावर्तन के बाद अक्ष से आए बिंदु पर मिले। यदि परावर्तन के बाद अक्ष से आए बिंदु पर मिले, यदि आई को ए का प्रतिबिंब होना हो है तो एपीआई पथ में प्रकाश द्वारा लिया गया समय थीटा से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि ए से चलने वाली सभी किरणें आई पर मिल सके। थीटा के छोटे मानों के लिए ऐसा संभव होता है। ऐसा बोला गया है कि थीटा के छोटे मानों के लिए ऐसा संभव होता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण लिखते हैं। मुख्य उदाहरण में हम समझेंगे कि फर्मेट का सिद्धांत क्या होता है। मुख्य उदाहरण लिखते हैं हम। तो हम फर्मेट का सिद्धांत लिखते हैं मुख्य उदाहरण में। फर्मेट का सिद्धांत, फर्मेट का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश द्वारा प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी या पथ की लंबाई चरम होती है। चरम, जिसे इंग्लिश में हम एक्सट्रीम भी बोलते हैं। एक्सट्रीमम, एक्सट्रीम चरम होती है। अर्थात चरम का मतलब ये है, अर्थात पथ की लंबाई, पथ की लंबाई या तो या तो न्यूनतम होगी या तो न्यूनतम होगी या अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। अर्थात यदि, अर्थात यदि पथ की लंबाई, पथ की लंबाई यल एक्स का फलन हो, एक्स का फलन हो तो एल का प्रथम अवकलज, एल का प्रथम अवकलज शून्य होगा। प्रथम अवकलज शून्य होगा। जैसा कि हम जानते भी हैं कि अगर किसी भी फलन को अधिकतम या न्यूनतम करने के लिए, अर्थात चरम स्थिति प्राप्त करने के लिए हम उसका अवकलन लेते हैं जो कि 0 होगा। अतः dl अपॉन dx क्या होगा? शून्य होगा, जहाँ यल क्या है? पथ की लंबाई है और ये x का फलन है। मैंने इसे माना है कि ये x का फलन है, तो dl अपॉन dx क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। dl अपॉन dx, x, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो dl अपॉन
dx। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए स्थिति के अनुसार चित्र बनाते हैं, फिर हम इसको हल करेंगे। तो इसके आगे तो ये मैंने चित्र बनाया है, इसको हम समझते हैं। तो हमारे प्रश्न में बोला गया है कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु स्रोत ए लें। तो मैंने एक काले कलर से एक अवतल दर्पण बनाया है, जिसमें मैंने बैगनी कलर से ये ए बिंदु सोर्स लिया है। ठीक है, अब बोला गया है कि ए बिंदु सोर्स से एक प्रकाश किरण लें, जो मैंने क्या ली, ये ए पी ले, अर्थात ये बिंदु पी ले लिया, जो कि परावर्तित होकर मुख्य अक्षर आई बिंदु पर मिलती है, और आई ए का प्रतिबिंब है, अर्थात ए हमारा क्या है, वस्तु है, आई हमारा प्रतिबिंब है। तो मैंने ओ से दर्पण के ध्रुव से ए की दूरी क्या मान ली, u, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम u मानते हैं तथा प्रतिबिंब की दूरी को v मानते हैं, तो मैंने इसको क्या मान लिया, v मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में बोला गया है कि जो ये किरण है एपी, ये मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई जा रही है, तो हमें ये थीटा कोण, मैंने इसको मान लिया। अब हमें हमसे प्रश्न में और बोला गया है, तो हमें ए पी आई, ए पी और आई पथ की गणना करनी है, अर्थात हमें L1 तथा L2 ज्ञात करने हैं तथा उनको क्या करना है, न्यूनतम करना है फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार। तो इसके लिए मैंने L1 तथा L2 ज्ञात करने के लिए मैंने P से एक लंब डाला मुख्य अक्ष पर, जिसे मैंने क्या बोला, PN बोला, और उसकी लंबाई को मैंने क्या माना, H माना, तथा जो O और N के बीच की दूरी है उसको मैंने हरे कलर से लिखा है, वो है मैंने X लिखा है उसको। ठीक है, तो और हमारा यहाँ पे जो C है वे हमारे दर्पण का वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र की बिंदु P से, चूंकि दर्पण पे स्थित बिंदु है P, और ये वक्रता केंद्र वृत्त का केंद्र होता है, यानी दर्पण का केंद्र होता है, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो सी और ओ के मध्य की दूरी भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो हम इन सब के नाम लिख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए हो हमारा बराबर यू है, जो कि क्या है, वस्तु की दूरी या स्रोत की दूरी, वस्तु की या स्रोत की दूरी, स्रोत की दूरी। इसी प्रकार हमारा आईओ है, तो आईओ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तथा यहाँ पे हमारा सी ओ हो जाएगा, तो सी ओ हो जाएगा हमारा, चूंकि सी वक्रता केंद्र है तो और ओ हमारा ध्रुव है, तो सी ओ के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तथा पी एन एक लंब है, तो पी एन को हमने क्या माना, यच माना। ठीक है, ये लंब है। ठीक है, और एपी को मैंने L1 लिखा है, तथा आईपी को मैंने L2 लिखा है, तथा प्रकाश द्वारा तय कुल दूरी क्या है, प्रकाश द्वारा तय दूरी को अगर अपन L से लिखते हैं, तो वह है L1 प्लस L2 है। अब हम L1 और L2 का मान ज्ञात कर लें, तो हम इसको क्या कर देंगे, न्यूनतम कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यामितीय तरीके से L1 और L2 दूरियां ज्ञात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप सोचें कि इसमें यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये u v बाद में स्वयं ही
चिन्ह को रख लेंगे जब प्रतिबिंब का हमारे दर्पण का सूत्र जब आएगा तब। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम त्रिभुज सी पी एन की बात करते हैं। त्रिभुज सी पी एन में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से सीपीएन में, त्रिभुज सीपीएन में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम सीपीएन में देखें तो हमारा कर्ण क्या है, सीपी है, तो मैंने लिखा सीपी का स्क्वायर बराबर हमारा लंब है पीएन, पीएन का स्क्वायर प्लस हमारा आधार क्या है सी एन, सी एन का स्क्वायर। तो जब हमने सीपी, अब सीपी का मान हमारा क्या है आर है, सीपी का मान हमारे आर है, यहाँ पे हमारे चित्र में लिखा हुआ है सीपी बराबर आर, तो हम यहाँ पे क्या है आर का स्क्वायर। अब पी एन देखे तो पी एन को हमने क्या माना है एच, जो कि हमने लंब डाला है, तो एच का स्क्वायर प्लस सी एन। तो यहाँ अगर हम चित्र से देखें तो सी, जो सी है और एन है, तो सी एन को हम सी ओ माइनस एक्स लिख सकते हैं, सी ओ माइनस एक्स लिख सकते हैं। हम चित्र से देख सकते हैं कि सी एन को हम सी ओ माइनस एक्स लिख सकते हैं। और सी ओ हमारे क्या है वक्रता त्रिज्या, जैसा कि हमने दिया गया सेक्शन में लिखी है। यहाँ पे लिखा है सी ओ बराबर हमारा क्या है आर है, तो हम यहाँ पे इस सी ओ की जगह क्या रख देंगे आर रख देंगे। तो हम इसको हल करते हैं, आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस सी ओ की जगह हम आर रखेंगे तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर। जब हम इसको आगे हल करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका वर्ग खोलेंगे तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 RX। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा आर का स्क्वायर से तो आर का स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 2RX। हमारे क्या आ गया एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 2RX आ गया हमारे त्रिभुज सीपी एन से। मैं इसे समीकरण 1 लिख देता हूँ, जगह तो नहीं है, बस समीकरण मैंने 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे त्रिभुज ए पी एन लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे त्रिभुज ए पी एन से, त्रिभुज ए पी एन से। अब त्रिभुज ए पी एन में भी हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर होता है। जब हम चित्र में देखेंगे तो हमारा कर्ण यहाँ पे एपी है, तो एपी का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा यहाँ पे एपी है, ये रहा और ये पी रहा, अर्थात हमारा कर्ण क्या है एपी है। और हमारा लंब तो वापस पी एन है तथा इसका आधार ए एन है, तो हमारा हो जाएगा एपी का स्क्वायर बराबर पी एन लंब का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। जब हम देखें तो ये पी हमारा क्या है L1 है, जिसे हमने L1 माना था, और पी एन हमको हमने एच स्क्वायर लिखा था। तब प्लस अगर हम ध्यान से चित्र को देखें तो ए एन जो है ये ए ओ माइनस एन ओ है, और एन ओ को हमने क्या लिख रखा है एक्स लिख रखा है, तो हम क्या मान सकते हैं इसको ए एन माइनस एन ओ लिख सकते हैं।
इसको मैंने लिखा ए ओ माइनस एन ओ लिखा, एन ओ का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो एच का स्क्वायर प्लस ए ओ तो हमारा यू है, तथा एन ओ हमारा क्या है, यक्स है। तो स्क्वायर जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा एल वन का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2u x आएगा। अब हम ध्यान दें तो जो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आगे लिखते हैं एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u x। अब जो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मान हम समीकरण एक से लिखते हैं। समीकरण एक में हमने लिखा था, निकाला था, समीकरण एक से हमने क्या निकाला था, एच स्क्वायर, समीकरण एक से हमने निकाला था एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2r x। तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण एक से हम लिखेंगे इसका मान समीकरण एक से, तो हमारा आ गया L1 का स्क्वायर बराबर, इसका मान क्या लिखा था हमने, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2r x लिखा था। तो इसका मान आ जाएगा 2r x प्लस यू का स्क्वायर माइनस 2u x। तो हम लिखेंगे L1 बराबर, ये स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी 1/2 पावर आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2r x माइनस 2u x का पावर 1/2, घात 1/2 आ जाएगी। अगर हम यहाँ से लिखें आगे, इसको आगे हल करें तो हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लिया तो हमारा आ गया r माइनस यू की घात 1/2। अब हम यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब हमने यू स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 1/2 घात के कारण u बाहर आएगा, यू स्क्वायर की घात a/2, तो u बाहर आ गया। और यहाँ से यू स्क्वायर ओबेनिस्ट लिया तो यहाँ पे बचा 1, प्लस यहाँ पे यू स्क्वायर नहीं है तो 2x अपॉन यू स्क्वायर था r माइनस यू की घात 1/2। L1 आ गया हमारे, ठीक है। मैं अब इसका क्लास चेंज कर लेता हूँ। तो हमारे क्या आ गया, L1 बराबर u प्लस 1 प्लस 2x अपॉन यू स्क्वायर r माइनस यू की घात 1/2। अब हम ध्यान दें तो जो यक्स है ये बहुत छोटा है u से। हम चित्र से देख सकते हैं कि जो हमारा यक्स है, जो यक्स है एन ओ है, ये u से बहुत छोटा है, u से बहुत छोटा है। तो जो 2x अपॉन यू स्क्वायर है ये भी बहुत छोटा होगा 1 से, ठीक है। अर्थात हम यहाँ पे बायनोमल प्रमेय लगा सकते हैं। जो बायनोमल प्रमेय क्या होती है, बायनोमियल प्रमेय, बायनोमियल प्रमेय ये होती है कि जब हमारा 1 प्लस एक्स की पावर घात n होता है तो हम उसे 1 प्लस nx लिख सकते हैं यदि x 1 से बहुत छोटा हो। और हमारी ये स्थिति ऊपर अनुसरण कर रही है तो हम बायनोमियल प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रमेय के उपयोग से हम L1 लिखेंगे, L1 बराबर u 1 प्लस 2, ये अब हमारे इसकी घात कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 आ जाएगा हमारे इसके आगे यहाँ पे।
तो 1/2 यहाँ पे 2x अपॉन u का स्क्वायर था r माइनस यू, और हमारी घात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी हमने L1 के इस ब्रैकेट में क्या लगा ली, बायनोमल परिमेय लगा ली। जब 2 से 2 कट गया तो हमारा L1 आ गया u1 प्लस x अपॉन u का स्क्वायर तथा r माइनस यू। तो u को अंदर गुणा कर देंगे हम, इस u को अंदर गुणा करेंगे तो हमारा आएगा u प्लस x अपॉन यू, एक u से u कट जाएगा तो आ गया हमारा r माइनस यू। तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा L1 अपॉन, ये हमारा आ गया, हमारा N1 का, L1 का मान आ गया u की फॉर्म में। अब हम इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज आई पी एन लें तो हमारा एक ही जगह क्या है, आई है, एक ही जगह आई है तो हम u की जगह क्या कर देंगे, v कर देंगे, ठीक है। और हमारा L1 की जगह क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, L2 बराबर हमारा आ जाएगा, L2 बराबर हमारा आ जाएगा, L2 बराबर आ गया v प्लस u की जगह v कर रहे हैं, x का तो x ही है, तथा u की जगह v किया तो ये आ गया v प्लस r माइनस v। तो ये हमारा क्या आ गया, L2 आ गया। हमने इसी प्रकार करके, यानी जैसे हमने त्रिभुज APN में किया ना, उसी प्रकार हम त्रिभुज IPN में करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। पर दोनों एक समान ही थे तो हमने इसी प्रकार लगा के ये कर लिया। तो हमारा क्या आ गया, L1 आ गया और L2 आ गया। अब हमारा L1 तथा L2 आ गया तो हम प्रकाश द्वारा तय कुल दूरी लिख सकते हैं क्या। तो प्रकाश द्वारा तय कुल दूरी जो कि क्या थी, L बराबर थी L1 प्लस L2 थी। तो हमने L1 का मान अभी अभी लिखा u प्लस L1 का मान हमारा क्या है, u प्लस एक्स अपॉन यू कोष्टक r माइनस यू। तो हम लिखेंगे x अपॉन यू था r माइनस यू प्लस L2 का मान क्या आता, v प्लस एक्स अपॉन v तथा r माइनस v, ठीक है। तो जब हम इसको आगे हल करें तो u प्लस v प्लस x कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, तो x तो क्या लिख सकते हैं हम, r माइनस यू अपॉन u प्लस r माइनस v अपॉन v, ठीक है। ये यल बराबर आ गया। अब हम जानते हैं फर्मेट के सिद्धांत से यल क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए या न्यूनतम होना चाहिए। फर्मेट के सिद्धांत से, फर्मेट के सिद्धांत से या यल क्या होगा, चरम होगा, अर्थात डी एल एक्स, चूंकि हमारा यल एक्स का फलन है तो डी एल अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए फर्मेट के सिद्धांत से। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, प्रथम अवकलज ले लेते हैं। हम इसे समीकरण 3 लिखें तो समीकरण 3 का प्रथम अवकलज लेने पर, समीकरण 3 का प्रथम अवकलज लेने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो हमारा dl अपॉन dx है। तो x के समान सापेक्ष u है, जो ये u है ये तो नियतांक है,
अर्थात x के सापेक्ष u का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस v का अवकलन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तथा जो x के साथ ये ब्रैकेट है ये तो सारा नियतांक है, तो ये तो क्या आ जाएगा, नियतांक है तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो r माइनस यू अपॉन यू प्लस r माइनस v अपॉन v, तथा x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये सारा अवकलन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब 0 0 हो गया, अब 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हमारा आ गया r। अब u का भाग r में गया तो r अपॉन यू माइनस u का भाग u में देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस v का भाग r में देंगे तो r अपॉन v माइनस v का भाग v में देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 0। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो आया हमारा r अपॉन यू प्लस r अपॉन v बराबर, ये माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 हो गए। जब पक्षांतरण किया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस यू प्लस 1 अपॉन वी। जो ये आर है ये कॉमन आके इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में नीचे, अर्थात ये आ जाएगा 2/r आ जाएगा। तो हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब हम इसे आगे हल करते हैं। हमारा आ गया 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू बराबर 2/r, यहाँ तक आ गया। अब हम जानते हैं कि r बराबर होता है 2 इंटू फोकस दूरी, अच्छा 2f होता है, तो हम 2f लिख दें, 2f होता है तो क्या r का मान हम 2f लिख दें क्या, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू बराबर 2/2f। तो हमारा 2 से तो 2 कट जाएगा, ठीक है, ये हमारा 2 से तो 2 कट गया, तो हमारा आ गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आ गया। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा दर्पण सूत्र होता है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि फर्मेट का सिद्धांत का उपयोग करके दर्पण सूत्र ज्ञात करो, तो हमारा ये क्या हो गया, दर्पण सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र हो गया। ठीक है, दर्पण सूत्र सिद्ध हुआ। हमसे फर्मेट के सिद्धांत का उपयोग करके दर्पण सूत्र ज्ञात करने को लिए प्रश्न में कहा गया था, तो हमने फर्मेट के सिद्धांत का उपयोग करके हमने दर्पण सूत्र सिद्ध कर लिया, तथा हमसे कहा गया था दर्पण सूत्र तो हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया, तथा हमसे कहा गया था कि जो प्रकाश का जो पथ है, प्रकाश का जो पथ है वो थीटा से स्वतंत्र होना चाहिए। अर्थात प्रकाश का पथ हमने यल से लिखा और यल में हमारे कहीं भी थीटा नहीं आ रहा, थीटा नहीं आ रहा, अर्थात हमारा जो प्रकाश का पथ है वो हमारे थीटा से स्वतंत्र है समीकरण 3 में। जैसा कि मैंने जैसे पीले कलर से ये रंग दिया तो हमारा यहाँ पे थीटा नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। अतः हमारे प्रश्न के दोनों उत्तर सिद्ध हो गए। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।